12 मई 2007 दर्जनों कराची वाले मारे गए। किसी को सजा क्या मिलती, आज तक जिम्मेदारों का तायुन ही ना हो सका। तलत हुसैन से पूछेंगे कि वो मुजरिम किसे मानते हैं। आज कासा 1000 मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। 2 साल बाद पाकिस्तान को 1000 मेगावाट बिजली मिल जाएगी। लोड शेडिंग के खात्मे की जानिब अहम कदम है, लेकिन मसले का मुस्तकिल हल नहीं। दुबई में सरमायाकारी करने वालों में पाकिस्तानी आगे आगे। अपने लोगों की ऑफशोर कंपनियां भी बहुत। टैक्सों में छूट मिले तो पाकिस्तान में भी सरमायाकारी बढ़ सकती है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर कोई नई चीज, ये नई चीज वाली बात आपने खूब कही भाई। हम उम्र के उस हिस्से से गुजर रहे हैं कि जब नई शादी के अलावा कोई नई चीज करने को जी नहीं चाहता। और मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें बिखर जाएं जब ज़मीर जाफरी की बातें याद आएं। इस जिंदा दिल शायर को भी याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय हाउस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हुमा जी और उसामा। आप लोगों ने नया प्रोग्राम शुरू किया है जियो पाकिस्तान। आइए मेरे घर तशरीफ लाइए। हमारी बड़ी ही फेवरेट मॉडल हैं, एक्टर भी हैं नादिया हुसैन, और उनसे हमने एक बड़े नए अंदाज में गुफ्तगू की है, ये भी आपको दिखाएंगे। और हुमा को यकीनन इस बात का इंतजार है, लेकिन हमारी एक आज की अहम खबर है, अहम मामला है जो हम उठा रहे हैं। 12 मई साने के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। आप सबको याद होगा आज वकला इस पर हड़ताल भी कर रहे हैं, सरापा एहतजाज भी हैं, क्योंकि अभी तक इस पर कुछ नहीं हो सका। अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया। आज 12 मई है। 9 साल पहले आज के दिन कराची में जो कुछ हुआ किसे भूल सकता है, जिम्मेदार कौन है, आज इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। कराची के शहरियों के लिए 12 मई की तारीख एक स्याह दिन तस्वुर की जाती है। आज से 9 साल कबल शहर में जो फसादात हुए उनमें चंद घंटों के दौरान 50 से ज्यादा शहरी हलाक हुए। इस खून रेजी का आगाज उस वक्त हुआ जब परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर मुअत्तल शुदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सिंध हाई कोर्ट की दावत पर बार से खिताब करने के लिए कराची पहुंचे, जहां इन्हें उस वक्त की हुकूमत ने एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। हुक्मरान इत्तेहाद की जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने चीफ जस्टिस को कराची का दौरा न करने का भी मशवरा दिया। अलबत्ता ऑपोजिशन जमातों खुसूसन अवामी नेशनल पार्टी ने इनकी हिमायत का ऐलान किया। MQM और ANP दोनों सियासी जमातों के कारकुनान और हामियों ने जो मुसल्ला थे मुबैना तौर पर एक दूसरे पर हमले किए, और इस दौरान मुतअद्दिद कारकुनों के अलावा कई बेगुनाह शहरियों की जानें भी चली गईं। उसी शाम इस्लामाबाद में अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सजाए गए जलसे में परवेज मुशर्रफ ने खिताब किया, जिसमें वो कराची से आने के बावजूद निहायत मुतमईन नजर आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची में भी अवाम ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे अनासिर थे जिन्होंने इस ताकत के खिलाफ इंतशार फैलाने की कोशिश की। उधर जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं पूरी यकीन के साथ कि उनकी कुर्बानी, उनकी जानों की कुर्बानी अदलिया की सही आज़ादी के राह में उस वक्त के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस तो लिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये केस भी अदालती फाइलों के नीचे दबता चला गया। मुख्तलिफ अखबार में सियासी लीडरों ने सानिया 12 मई को कुछ इन अल्फाज में याद किया।
चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब कराची गए तो उस वक्त उसने एमक्यूएम के साथ मिलकर 52 लोगों को वहां पे कत्ल करवाया। डायरेक्ट फायरिंग की है एमक्यूएम के, आपके टेलीविजन पे दिखाया उन्होंने। सिर्फ उन पे फायरिंग ही नहीं की, टेलीविजन के ऊपर फायरिंग की है, आज टीवी के ऊपर फायरिंग की, जर्नलिस्ट के ऊपर, एम्बुलेंसेज के ऊपर फायरिंग की। 12 मई 2007 जुल्म और बर्बरियत की दर्दनाक तारीख है, स्याह तरीन दिन है। जनरल परवेज मुशर्रफ, इल्ताफ हुसैन, इशरतुल आबाद और अरबाब रहीम जिम्मेदार हैं। प्री प्लान कत्लेआम कराची में कराया गया। शायद चीफ साहब तो बहाल हो गए होंगे, लेकिन जस्टिस अभी तक बहाल नहीं हो सका। और अगर जस्टिस बहाल हो चुका होता तो आज हम 2012 में 12 मई के हवाले से बैठकर आज फिर सानहे के बाद, इस सानहे के बाद सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी 8 साल से बरसरे इख्तिदार है, लेकिन तहकीकात में पेशरफ्त बराए नाम रही। इसी तरह नून लीग ने भी हुकूमत के 3 साल गुजर जाने के बावजूद सानहे के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए कोई खातिर खा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट और सीनियर सहाफी तलत हुसैन इस साने के ऐनी शाहिद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। तलत साहब, उस वक्त आप बाकायदा बराह रास्त कवरेज कर रहे थे, आपने क्या कुछ देखा वहां पर? देखिए, पहले तो मेरी जो कवरेज थी वो कराची की सड़कों पर थी। हम मोटरसाइकिल पर सवार होके जहाँ जहाँ कंटेनर लगे हुए थे, बिलखुसूस कोर्ट्स के इर्द गिर्द और जो बिज़नेस की जगह थी वहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे थे। तो हर जगह पर आपको एक एनआरकी का सामान नज़र आता था, केओस का सामान नज़र आता था। ट्रैफिक पुलिस और दूसरी पुलिस नदारत थी या कोने पे खड़ी हुई थी। तमाम का तमाम शहर जो है अमलन, उसकी सड़कें, उसकी बिल्डिंग्स, उसके चौराहे, उसकी कोर्ट्स, वो सब के सब एमक्यूएम के हवाले कर दी गई थी, जिनके वर्कर्स और जिनके लीडरान बंदूकें ताने हुए गाड़ियों के अंदर हर जगह पर डायरेक्शंस दे रहे थे, किस जगह पर जाना है, किस जगह पर नहीं जाना। फायरिंग सुबह से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त इतनी फायरिंग नहीं थी, लेकिन एक दो जगह से जब रिपोर्टिंग के दौरान पता चला कि फायरिंग हो रही है तो फिर अपने ऑफिस में वापस आ गए गुरु मंदिर में। तो वहाँ पर एक साइड पे एमक्यूएम के लोग इकट्ठे हो गए और सैकड़ों की तादाद में थे, और हमारे पास उसके विजुअल एविडेंस मौजूद है। और पटेल पड़ाव के अंदर जो कुछ वाक़यात हुए मेरे ख्याल में वो डॉक्यूमेंटेड है, और वो उस दिन क्या एक समरी फॉर्म में आपको नज़र आता है कि उस दिन हुआ क्या था, जिसमें असला था, जिसके अंदर मैंने वो देख रहा था मनाजिर भी मैं टेलीविजन पर, तो एक वक्त में मुझे जैसे आपकी जान को भी खतरा है। देखें, एक इज्तमाही हमला किया गया था उस बिल्डिंग के ऊपर, बल्कि उसकी इर्द गिर्द तमाम ऐसी बिल्डिंग्स के ऊपर जिस पर एमक्यूएम के लोगों को शक था कि यहाँ से या कवरेज की जा रही है या यहाँ से उनके ख्याल के मुताबिक पठान ग्रुप जो है उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है आज टेलीविज़न की बिल्डिंग उस वक्त किसी तारफ़ की मोहताज नहीं थी, किसी भी मीडिया हाउस की बिल्डिंग की तरह एक नुमाया बिल्डिंग थी। सबको इल्म था कि यहाँ पर कम से कम एमक्यूएम के वर्कर्स पर फायरिंग नहीं हो सकती, और सबको इल्म था कि इस बिल्डिंग को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो इज्तिमाई तौर पर हमला था, हमारे वर्कर्स अंदर मौजूद थे, हमारे कैमरा क्रू बाहर मौजूद थे। बिल्डिंग के ऊपर सैकड़ों गोलियां मारी गईं, दर्जनों गोलियां जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर आईं, ऑफिस के अंदर आईं, न्यूज़ रूम के ऊपर अटैक हुआ। तो एक इज्तिमाई हमला था, सिर्फ मेरी जान को ख़तरा नहीं था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे सब के सब उसी खतरा का शिकार थे। तलत साहब, आपको क्या लगता है कि इस सानहे का जिम्मेदार है वो कौन था? मतलब सूबाई हुकूमत को आप ठहराएंगे, या फिर परवेज मुशर्रफ, या फिर कोई और मिलिटेंट माइंडसेट के लोग थे? लेकिन जी बड़ी सादी सी बात है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसको रियासती और हुकूमती लेवल के ऊपर इसकी इजाज़त दी थी, इसको सैंक्शन किया था। मेरे ख्याल में आर्मी में होने के नाते उनको इल्म था कि जब आप इतने बड़ी तादाद में इतनी बड़ी जमात के लोगों के हाथों में असला देकर शहर उनके हवाले कर देंगे तो मुखालिफिन का क्या हाल होगा और आपस में उनका हाल क्या होगा। तो मेरे ख्याल में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो बुनियादी तौर पर इसके ज़िम्मेदार हैं, और ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन उनके साथ खड़े थे। तो अगर जो बड़े ऑथर हैं इस सारे साने के कारनेज के, वो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, और जिनके ज़रिए एग्जीक्यूट किया गया अल्ताफ़ हुसैन उस वक्त सबके चहीते होते थे, आजकल ज़ाहिर है ही इज़ फॉलन आउट ऑफ फेवर।
तलत साहब, आज भी जितने वकला हैं वो हड़ताल पर हैं। कराची में भी अभी लाहौर से भी खबरें आ रही हैं कि वो इस साने को याद कर रहे हैं। हुआ क्यों नहीं कुछ? मुजरिमों को सजा क्यों नहीं दी गई? अदालत ने पहले तो सू नोटिस लिया था। हमारे ये क्यों होता है? तब तक तो जुर्म इस तरह के होते रहेंगे, इस तरह कत्लेआम होता रहेगा। बड़ी वाज़ेह बात है जी, इसमें रियासत के इदारे खुद इन्वॉल्व थे। तो रियासत के इदारे ऐसी साजिश जिसको आप कह रहे हैं, मैं तो उसको सानिया कहूँगा, उसकी तहकीकात क्यों करेंगे? अगर किसी को अकाउंटेबल ठहराना है, अगर ये मुतवाज़न मुआशरा होता, अगर इसके अंदर कहीं पर इंसाफ का कोई अंसर या पहलू पाया जाता, अगर ताकतवर जो हैं इंसाफ के तराजू के पल्ले को अपने हक़ में हमेशा भारी ना कर देते, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो आज इश्तिहारी करार दिए गए हैं किसी और केस के अंदर, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती। कराची के अंदर जो कारनेज हुआ और कराची के अंदर जो मौजूदा हालात भी हैं, इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर लागू होती है। उन्होंने इस तमाम निज़ाम को सियासी तौर पर स्क्रिप्ट किया, उन्होंने इस तमाम निज़ाम को आवाज़ दी, उन्होंने इस तमाम निज़ाम को असला फराहम किया। तो ज़ाहिर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ इन्वॉल्व हैं। जब उनको मुल्क से बाहर भेजने के लिए इतनी कोशिश रियासत करेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके एहतसाब के अंदर कितने पहाड़ जैसी जो है पत्थर इन्वॉल्व होंगे, जिनको फलांगना किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी निज़ाम के लिए मुमकिन नहीं है। तलत साहब, लेकिन जो लोग फायरिंग कर रहे थे, कहा परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके खिलाफ केस तो चल रहा है। अब ताज़ा खबर यह है कि उनकी जायदाद की कुर्की के लिए नोटिस भी हो रहे हैं, अदालत इस मामले को देख रही है। लेकिन जो लोग वहाँ पर फायरिंग कर रहे थे, उनका भी तो नहीं पता चल सका। देखिए, उस वक्त जो निज़ाम काम कर रहा था वो आपके सामने, अगर आप फुटेज देखें तो रेंजर्स की गाड़ियों का उन लोगों ने घेराव भी किया, उनको धकेल कर अमलन हाथों के साथ या डंडे उनके ऊपर मार कर उनको वहाँ से वापस भेज दिया। पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। फुटेज मौजूद हैं, सिर्फ हमारे फुटेज मौजूद नहीं है, तमाम जो हमारे दोस्त सहाफ़ी मुख्तलिफ़ चैनल्स और अखबारात की नुमाइंदगी करते थे, सड़कों पर मौजूद थे, उनके पास फुटेज मौजूद है। लोग आइडेंटिफाई हो सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि ये वो वाक़या है जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस वाक़े के पीछे जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके तमाम एडवाइज़र्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप इस वाक़े की तहकीकात करेंगे तो हाथ सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो बंदूकें चला रहे थे। उनको तो एक हुक्म मिला कि आज आपने ये कर देना है, और उन्होंने कर दिया, उनका काम ही यही है। लेकिन हुक्म सादर करने वाले इतने ताकतवर हैं कि इस वाक़े के हवाले से कम उनके ऊपर हाथ नहीं पड़ सकते। जी तलत साहब, आखिरी सवाल, तो क्या आपकी बातों से लग रहा है, मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन कई और साने की तरह कराची में बहुत से हुए, साना कारसाज भी याद आता है, और बहुत से पाकिस्तान की तारीख के वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, उस तरह से इस वाक़े का भी जो मुजरिम है, जितने भी मुजरिम हैं जिन्होंने फायरिंग की, उनको सजा नहीं हो सकेगी? बात नहीं है, हकीकत पसंदी की बात है, और हक़ाइक़ बाज़ औक़ात आपको मायूस कुन लगते हैं, लेकिन अगर इतने तवील अरसे के बाद, मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमतों के गुज़रने के बाद, इस मुल्क के अंदर आजकल हर तरफ आपको ढोल बजते हुए नज़र आ रहे हैं एहतसाब के, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह तब्दील हो रहा है, किस तरह इदारे अपने अंदर तत्हीर के अमल से गुज़र रहे हैं। तमाम काम के बावजूद अगर इतने बड़े वाक़े जो दिन दिहाड़े हुआ, सबकी आंखों के सामने हुआ, डॉक्यूमेंटेड है, अगर उसका एहतसाब अब तक नहीं हुआ, तो मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब, आपका सुबह के वक्त ही हमने आपको इस बारे में पूछने के लिए तंग किया। आपकी बड़ी मेहरबानी। आज का दिन उन सब के लिए बड़ा मुश्किल दिन है, पूरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल दिन है, जिनके प्यारे इस दिन यहाँ पर जहाँ बाक हुए कराची की सड़कों पर। तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि मुश्किल लगता है कि मुजरिमों को सज़ा हो, लेकिन जियो पाकिस्तान में हम ये बात उठाते रहेंगे। 12 मई के वाक़े पर जब तक सज़ाएँ नहीं होती, तब तक हम ये बात करते रहेंगे। ख़ासतौर पर तलत साहब की ये फुटेज देख के एक दफ़ा से फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि सहाफ़ियों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए कितना मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें कवर भी करना जहां डायरेक्ट फायरिंग हो रही हो। मतलब दिस इज़ कॉट ऑन टेप, तो ये तो हमें आंखों देखा हाल है, ये नज़र आ गया कि होता क्या है। बहुत ही मुश्किल। एक और चीज़ जो मैं तलत साहब को ही देखते हुए मैं नोटिस कर रही थी, इस्लामाबाद का मौसम, दिल तो बहुत चाह रहा था उनसे पूछूं कि वहाँ का कैसा मौसम है, लेकिन हर चीज़ मौके के हिसाब से ही होती है। मैं आपको खुद बता दूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में वक्फे से जारी बारिश ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया है। कुछ हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा
दिखा रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत मौसम लग रहा है। और इधर कराची की बात नहीं हम करते, लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं कि इधर कराची में मौसम अभी तक गर्म है और इम्कान है कि ये गर्म ही रहेगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक जा सकता है। तो लिहाजा नो रिस्पीट फॉर अस हेयर इन कराची, लेकिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। होपफुली बेहतर होता जाएगा। ये तो हमारा मौसम था, लेकिन जो अगर आपको का मौसम बताएं थोड़ा सा, वो भी बताने के काबिल है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी तूफ़ान और शदीद बारिशों से अमरीकी रियासतें जो हैं टेनेसी और केंटकी के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। और रियासत टेनेसी में बारिशों और सैलाब से ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर भी हैं। और रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो कश्तियों की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। या आपको कुछ हम विजुअल्स दिखा भी रहे हैं कि वहाँ का मौसम जो है वो एक वायलेंट मौसम बना हुआ है। और केंटकी में जो है वो तेज़ आंधी और तूफ़ान से कई घरों की छतें उड़ गई हैं। वहाँ के अगर घरों के बारे में मैं आपको बताऊँ तो थोड़े से कच्चे भी होते हैं, हमारी तरह नहीं होते कि बहुत सीमेंटेड घरों, आपको नज़र ही आ रहे होंगे, काफ़ी वुडन घर भी होते हैं, उड़ भी जल्दी जाते हैं। और इतना अच्छा उनका मौसम हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारा मौसम की आप बात कर रही थी, अमेरिका में मौसम अगर शदीद भी हो, बहुत ज़्यादा ना हो तो लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों में लोड शेडिंग हो तो लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म एक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया 2018 तक लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे और इसीलिए अब वो एक दौरा भी कर रहे हैं और वहाँ जाकर उनकी कोशिश ये है कि वहाँ जाकर वो एक मंसूबे का इफ्तिताह करें ताकि पाकिस्तान को बिजली मिल सके। 2018 तक पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हो सके। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज दोशंबे में कासा 1000 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मंसूबे के तहत 2018 में पाकिस्तान को 1000 मेगावाट बिजली मिलेगी। तकरीब में नवाज शरीफ के अलावा अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सरबराह भी शिरकत करेंगे। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स का यह मंसूबा 2018 में मुकम्मल होगा। कासा 1000 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जोड़ने वाला पहला बड़ा मंसूबा है। लेकिन मंसूबा तो बहुत अच्छी बात है, ये हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे बिजली का जो हमारा मसला है वो हल हो जाएगा? लोड शेडिंग में कमी तो आ जाएगी, शायद वक्ती तौर पर खत्म ही हो जाए, लेकिन क्या हमेशा के लिए लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा अपना मंसूबा तो नहीं है ये। उसामा, वैसे जिस खुशी से आपने ये बात स्टार्ट की तो लग रहा था जैसे कल बिजली आई के आई। कुछ ऐसा नहीं होने वाला और ये पहली बार नहीं है कि कुछ ऐसे वादे हो रहे हैं। चलो मंसूबा तो एक है अच्छा है और हम होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल तक ये कुछ हो ही जाए इसका। लेकिन वो कहते हैं ना, तेरे वादे पर जिए हम, तो बड़े वादे पहले भी हो चुके हैं। उम्मीद है लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि मंसूबा पाकिस्तान में नहीं लग रहा। ये हम बिजली खरीदेंगे तो मसला ये है, हाँ। पाकिस्तान में अगर मंसूबे लगेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होंगे, लॉन्ग टर्म में होंगे। बिल्कुल, ये दिल के बड़े हमारे करीब है ये बात, और हम चाहें तो घंटा इस पर हम बेंटर कर सकते हैं और काफ़ी कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन हम लेंगे एक ब्रेक और आप ज़रा ये देखें कि आगे क्या आने वाला है। जियो पाकिस्तान का एक खासा है कि हम सिर्फ खबरों पर बात ही नहीं करते, वो लोग जो हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी लाते हैं, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं, हमारे हीरोज़ हैं, हमारे मोहसिन हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, उनसे हम बात करते हैं, अपना हिस्सा बनाते हैं, हमारे शो का हिस्सा बनाते हैं। एक ऐसी ही खातून इस वक्त हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, हमारे साथ हैं जी अफशान नज़र, और हम इधर हैं, अभी मुझे पता चला जी। अफशान नज़र को आप देख रही हैं, हमारे साथ हैं और इनके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है और आज के डे का थीम है अ फोर्स ऑफ चेंज, जो कि नर्सेज एब्सोल्युटली होती हैं। और अफशान जो है वो स्कूल ऑफ नर्सिंग में इंस्ट्रक्टर है खान यूनिवर्सिटी की, और हम इनसे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उसामा के पास एज़ यूजुअल कुछ खबरें हैं, तो पहले वो सुन लें।
अच्छा, बहुत शुक्रिया हुमा। कुछ हम चाह रहे हैं कि लोगों को हंसने मुस्कुराने की भी बातें करें। सैयद ज़मीर जाफरी को हम याद कर रहे हैं। सैयद ज़मीर जाफरी का कारनामा बहुत बड़ा है, कई उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आज भी हमें याद हैं। उसमें से एक झलक पहले आप सुनिए और देखिए, फिर मैं कुछ बात करूँगा। एक हमारा शबनम एक है, अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म एक है, अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म एक है। सैयद ज़मीर जाफरी शेर सुनाएं और लोग कहते हैं ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी तो उन्हें बाबा ज़राफ़त कहा जाता था। आज इसी जिंदा दिल इंसान की 17वीं बरसी है। जिहलम में पैदा होने वाले सैयद ज़मीर जाफरी ने शुरू में सहाफ़त का पेशा अपनाया, फिर फौज में चले गए। आम लोग शायद जानते भी ना हो कि हर वक्त हंसते हंसाने वाले ये शख्स दूसरी जंग अजीम में हांगकांग, बर्मा और मलाया के महाजों पर लड़ते रहे। सैयद ज़मीर जाफरी ने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। 1950 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी नहीं मिला। मस्जिद का ज़मीर जाफरी साहब की कुछ शायरी आपको हम सुनवा रहे हैं। बाज़ इमाम मस्जिद का कितना जारहाना है, वाज़ इमाम मस्जिद का कितना जारहाना है, खाना ये खुदा गोया कोई तोपखाना है। और कभी हम साल में एक मजलिस से इकबाल करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं। बोल रे बल्ले बोल, बोल रे बल्ले बोल, ये क्रिकेट का युद्ध में लाकुल आलम का घमसान, ये क्रिकेट का युद्ध में लाकुल आलम का घमसान, अपनी टीम का रब रखा जीतेगा पाकिस्तान। और कतन अफलाकी नहीं, मेरी तरह खाकी हैं सब, मेरी तरह खाकी, कतन अफलाकी नहीं, मेरी तरह खाकी हैं सब, हसरतें बाकी हैं जितनी गैर अखलाकी हैं सब, हसरतें बाकी हैं जितनी। ज़मीर जाफरी साहब, दर्द को कम करने के लिए, गमों को भुलाने के लिए हंसना हंसाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही एक शख्सियत ज़मीर जाफरी साहब भी थे। और अब हम चलेंगे हुमा के पास। आज जिस तरह उन्होंने बताया कि आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, उसी बारे में हमारा खुसूसी सेगमेंट है। जी, नर्सों का आलमी दिन है आज और हमारे साथ हैं अफशान नज़र जो कि इंस्ट्रक्टर नर्स हैं खान में। और इनसे पूछते हैं कि मतलब अफशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, लेकिन नर्सेस को उसी तरह रिस्पेक्ट मिलती है पाकिस्तान में भी जिस तरह बाकी दुनिया में, या फिर डिसरिस्पेक्ट? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज एक नर्स को सिर्फ 4 पेशेंट्स को अटेंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स, लेकिन यहाँ नर्सें 50-50 पेरेंट्स को अटेंड कर रही होती हैं। जी, हमारे पास आगा खान हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो 50 पेशेंट देखने पड़ते हैं। यहाँ पर तो इक्वल रेशो पे असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल वीकेंड से 15 पेशेंट हैं, लेकिन आगा खान के अलावा भी कंडीशन ऑफ नर्सेस, तो बाहर जो है, यू आर राइट कि बाहर ऐसा है कि बिकॉज नर्सेस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई इस प्रोफेशन को लाइक नहीं करता है। क्यों नहीं? तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस प्रोफेशन को, इतने नोबल प्रोफेशन को क्यों नहीं लाइक करते? क्योंकि यहाँ पे लोगों की मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ कहूँगी कि इस मिसकंसेप्शन को क्रिएट करने में आई वुड से कि मीडिया का जो है वो रोल भी काफ़ी है, कि मीडिया ने नर्सेज को, जो भी मैंने शुरू से देखा है, नर्सेज को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो कोई बड़ी अजीब सी शख्सियत है। अच्छा, चले आज चूँकि हम भी पार्ट ऑफ मीडिया है, आज हम ये मिसकंसेप्शंस भी क्लियर कर देंगे। कुछ मिसकंसेप्शंस तो मैं आपके सामने भी लाऊंगी, लेकिन मुझे बताएं कि जब आप शॉर्टेज कहती हैं नर्सेज की, तो मतलब पाकिस्तान में कितनी शॉर्टेज होगी नर्सेज की?
नर्सेज की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी में नर्सेज आना पसंद करती हैं और जो पंजाब साइड से जो मेनली हमारे पास लोग आते हैं वो उनके पेरेंट्स वो खुश नहीं होते कि जी नर्सिंग में नहीं, नर्सिंग के अंदर नहीं जाना है आपको। अच्छा, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी को नर्स पढ़ने के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली एक एजुकेशन और उसकी एक स्पेसिफिक 4 साल की कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, वो तो अब हमें पता है, लेकिन और पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होने चाहिए? सेंसिटिव होना चाहिए इंसान को, क्या होना चाहिए? जी, नर्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एम्पैथी, कि शी शुड बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी का मतलब कि दूसरे के जगह पे होके सोचे कि क्या दूसरा बंदा क्या फील कर रहा है। जब हम दूसरे की जगह पर होकर सोचेंगे तो ही हमें किसी का दर्द पता चलेगा। तो जब हमें किसी का दर्द फील होगा तो हम पेशेंट को ज़्यादा अच्छी केयर दे सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कि मैंने खोल लिया क्योंकि बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं नर्सेज के बारे में और हमने सोचा अब आई हैं तो हम ज़रूर क्लियर कर लें कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी नर्सेज सिर्फ औरतें ही होती हैं। जी, ये स्टार्टिंग में ऐसा था कि औरतें ही ज़्यादा आ रही थी, लेकिन हमारे पास तो अब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेल आते हैं और दूसरे भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल कराची में हैं जहाँ पे मेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी सारे आते हैं। बिकॉज देखें इसमें डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसीलिए ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल भी इधर आना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अट्रैक्टिव सैलरीज भी हैं यहाँ पर हमारे पास। बिल्कुल। तो आजकल जो कि पैसा बहुत कम है लोगों के पास, तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि मैं बोलूँगी कोई भी गरीब। शुक्र है कि आपने ये क्लियर कर दिया। जो लोग समझते हैं कि सिर्फ खवातीन ही होती हैं, नर्सेज नहीं, अब तो आदमी भी होते हैं। और भी बड़े सवाल हैं आपसे मैं करती हूँ, लेकिन उसामा के पास ऑफ कोर्स कोई स्पोर्टिंग स्टोरी है जो इसको शेयर करना चाहते हैं। अहमद शहजाद को भी ढारस की ज़रूरत है, वो इसलिए कि अहमद शहजाद को क्रिकेट बोर्ड ने जवाब तो दे दिया लेकिन दिल की मुराद पूरी ना हुई। अहमद शहजाद की ईमेल के जवाब में पीसीबी ने अहमद शहजाद को टैलेंटेड और मुस्तकबिल का हिस्सा भी करार दिया, लेकिन टीम में लेने की बात गोल कर दी। दौरा इंग्लैंड के फिटनेस कैंप में शामिल न होने पर अहमद शहजाद ने बोर्ड को ईमेल की थी। बोर्ड से फैसले पर नजर सानी का कहा था, यह भी पूछा था कि खामियां बताएं ताकि मैं इन्हें दूर कर सकूं। पीसीबी ज़राए का कहना है कि अहमद शहजाद को जवाब मिल गया है कि तसल्ली रखें, वो पीसीबी के फ्यूचर प्लान का हिस्सा हैं। तो अब सेल्फी तो पहले लिया करते थे अहमद शहजाद, बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेते थे, अब उन्होंने ईमेल का सहारा भी लिया है लेकिन वहाँ भी कोई खास कामयाबी इन्हें नहीं मिल सकी। तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा टीम में आने के लिए, लगता है इनके लिए। तो इनका करियर तो अभी फ्यूचर इसका है, तो अल्लाह ना करे इनका करियर कोलैप्स कर जाए, मगर बिल्डिंग एक ऐसी कोलैप्स की है कि आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि भारतीय रियासत बिहार में एक इमारत के गिरने का असली वाक़या है। इमारत को ज़मीन बोस होने में चंद सेकंड लगे, वाक़े में कई अफराद जख्मी भी हुए और शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। और ये देखिए किस तरह ये इमारत अचानक से ज़मीन पर आ गई। 3 मंजिला इमारत है, आपने कई दफ़ा मंजर देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी कई मंजिला इमारतों को बाकायदा बम से जो प्लान होता है उसको पुरानी इमारत को गिराने के लिए किया जाता है, लेकिन ये इमारत खुद से गिरी है। 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गई, कुछ लोग जख्मी हुए, शुक्र है कि इसमें किसी हलाकत की इत्तला नहीं। और नर्सिंग डे पर हम बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से हम उन लोगों को जो हमारा मुश्किल वक्त में ख्याल रखते हैं, उनको क्या मसाइल हैं, वो क्या सोचते हैं, उस पर बात हो रही है हुमा के साथ। थैंक यू उसामा। और बड़ी आपने ख़तरनाक किस्म की अभी एक वीडियो दिखा दी जिसमें वो बिल्डिंग गिरी थी। शुगर है कि कोई लोग नहीं थे उसके अंदर, वरना नर्स तो हमारे पास हैं ही, हम ले जाते हैं और हम वहाँ किसी को ट्रीट भी कर सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन जिसपे जिक्र आ रहा है यहाँ लोगों का, वो है कि जी एक नर्स ही होती है, मतलब वो आप डेंटिस्ट की नर्स हो या सर्जरी की नर्स हो, ऐसा होता है या नर्सेज में भी लेवल्स होते हैं और डिग्रीज होती हैं और पढ़ाइयाँ होती हैं? जी, नर्सिंग में तो बहुत सारे भी ट्रैक हो गए हमारे पास कि जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स अगर करते हैं तो वी कैन गो फॉर, हमारे पास ट्रैक्स हैं कि हम एजुकेशन में जा सकते हैं, कम्युनिटी में नर्स जा सकती है, और जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी नर्स बन सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे हमारे पास नर्सेज ऑब्स एंड गायनी में काम कर रही हैं, तो बहुत सारे ट्रैक हैं। थैंक यू अफशा, थैंक यू सो मच। आपने हमें ये बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन भी बड़ा प्रोग्रेसिंग प्रोफेशन है और वहाँ नोबल प्रोफेशन तो है ही है, इसलिए इसमें अगर आप जाएं तो देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू एंड अ वेरी फार दैट यू कैन गो। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको हमने बताया था कि एक बड़ी मशहूर मॉडल हमारे साथ होंगी, और किस तरह साथ होंगी वो भी ज़रा देख लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय हाउस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हुमा जी और उसामा, आप लोगों ने नया प्रोग्राम शुरू किया है जियो पाकिस्तान। आइए मेरे घर तशरीफ लाइए।
हुमा बहुत खुश हैं क्योंकि हम खाने पीने की बातें करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कुछ दुबई की नहीं, पहले हम खाने की बात करेंगे। ये हमारी ब्रेक में लड़ाई चल रही थी कि हम पहले क्या बताएंगे और मैं जीत गई। यस ओके, तो हमने काफ़ी बातें कर दी हैं, सियासत की बहुत कुछ हो गया, लेकिन वाकई ही लोगों को वो रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं जो मैं खुद रोज़ इन लोगों को देती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पकाई होती हैं, कुछ मैंने ट्राई नहीं की होती, लेकिन हम दोनों मिलजुल कर ट्राई करेंगे। लिहाजा आज मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ कोयला कढ़ाई की, और ये इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट लेकिन रियली इजी टू मेक। ज़रूर आप देखें। कोयला कढ़ाई, आधा कप तेल में 4 टमाटर डालकर पकाएं, पेस्ट बना लें। दूसरी तरफ आधा कप तेल में मेथी दाना और प्याज डालकर हल्का गुलाबी कर लें। फिर लहसुन का पेस्ट, चिकन और लाल मिर्च डालकर 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। फिर टमाटर का पेस्ट, अदरक, जीरा, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और हरी मिर्चें डाल दें। अब अच्छी तरह भूनकर 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। आखिर में एक प्याज के टुकड़े को दरमियान में रखकर इस पर जलता हुआ कोयला रख दें और थोड़ा सा तेल कोयले पर डाल दें। अब 1 से 2 मिनट तक धुएं की खुशबू कढ़ाई में फैलने दें। आखिर में अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश कर दें। अरे वाह! खाने पीने का तो शौक हुमा को है, ये सब आपको पता लग गया, लेकिन मैं आपको बताऊं इनको घूमने फिरने का भी बहुत शौक है और ये अगले वीकेंड पे दुबई जा रहे हैं। देखें हाँ सामा, भी तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, और प्लीज आप लोग भी किसी को ना बताना। ओके, लेट दिस बी आवर राज जो है, जब आप मेरे बारे में बताएंगी बातें तो फिर मैं आपके बारे में बताऊंगा। ये हमारा सीक्रेट है, बस हो गया, ये लोग किसी को नहीं बताएंगे। वी आर फ्रेंड्स। बहुत से पाकिस्तानी जा रहे हैं जी दुबई, बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ मसाइल भी हैं। अपने मुल्क का भी तो ख्याल करें। पाकिस्तानी अपने मुल्क में टैक्स देने में पीछे, लेकिन दुबई में जायदाद बनाने में दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। आखिर क्या वजह है कि अपने मुल्क में पैसा लाकर इस पर टैक्स देने की बजाय हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर कभी जायदादें खरीदते हैं तो कभी ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं? इसकी वजूहात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये खुसूसी रिपोर्ट देखें। अपने मुल्क में आधा फीसद टैक्स देने वाले पाकिस्तानी दुबई में जायदाद खरीदने में 3रे नंबर पर हैं। लबनानी रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि साल 2015 में पाकिस्तानियों ने भारतीय और बरतानवी सरमायाकारों के बाद सबसे ज्यादा सरमाया लगाया, जिसकी मालियत तकरीबन $2.5 अरब बनती है। इतना पैसा रखने के बावजूद पाकिस्तानी शहरी मुल्क में सरमाया लाने के बजाय पैसा बाहर ले जाने में मसरूफ है, जबकि 20 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 10.5 लाख यानी 0.5% अफराद ही टैक्स देते हैं। पनामा लीक्स अब तक 200 से ज्यादा शख्सियात की बैरून मुल्क जायदादों और कारोबार का भांडा फोड़ चुकी है और मजीद इंकशाफात अभी सामने आना बाकी है। दुबई में इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपने देख लिया। भारतीय शहरी कोई $5.5 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की बात करें तो दोनों मुल्कों की साइज और मईशत और आबादी के लिहाज से पाकिस्तानी सरमायाकार भारतीयों से बहुत आगे हैं। वजह क्या है? सरमायाकार दुबई क्यों भाग रहा है? बैरून मुल्क जायदादें बना रहे हैं, ऑफशोर कंपनियां बना रहे हैं, पनामा लीक्स में ये सब बातें आ रही हैं। अपने मुल्क में टैक्स चोरी और बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट के पीछे आखिर फायदे क्या हैं? बात करते हैं इकोनॉमी के एक्सपर्ट मोहम्मद सुहेल से। सुहेल साहब, पाकिस्तान में लोग टैक्स देते नहीं, बाहर जाकर पैसा लगाते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं, ये बड़े सगीर में एक कल्चर रहा है कि एक थिंकिंग रही है कि अगर वो मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं क्यों अपना पैसा किसी के साथ शेयर करूँ। तो ये एक आम सा कल्चर है, काफ़ी सालों से सब कॉन्टिनेंट में चला आ रहा है। और दूसरी जानिब वो तबका जो समझदार है उसका ये एक आर्गूमेंट रहता है कि चूँकि मैं अगर टैक्स दूंगा तो मुझे सर्विसेज की ज़रूरत है, मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ हुकूमत की तरफ से चाहिए, रोड्स चाहिए, जो चूँकि मुझे नहीं मिलती तो मैं नहीं दूंगा। तो एक तो रीज़न मेरे ख्याल में कल्चर का है, मगर इंडिया में और दूसरी जगहों पे देखा गया है कि उस कल्चर को चेंज करने में जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसने बहुत अहम रोल अदा किया है। बट पाकिस्तान में जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ भी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से टैक्स जो कलेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो सकता। मगर यहाँ मैं बात बता दूँ, ये जब हम टैक्स की बात करते हैं तो ये इनकम टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी की मद में जो आप पेट्रोल, डीजल या सिगरेट्स पे दे रहे होते हैं वो पाकिस्तान में ठीक ठाक मिकदार में जमा होता है। तो इशू जो है मुझे बताएं, पाकिस्तानियों का कितना सरमाया मुल्क से बाहर मौजूद है?
गैर मुल्क में जायदाद बनाना या गैर मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना कोई इलीगल नहीं है, लीगल तरीका है जिसके तहत वो की जा सकती है। मगर पाकिस्तान में लोग इलीगल तरीके से इसलिए भेजते हैं कि जो प्रॉपर्टी में स्पेशली जो काम करते हैं पाकिस्तान में, उनकी 70-80% जो पैसे होते हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं। सवाल ये रहा कि बाहर क्यों करते हैं, उसका रीज़न होता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि कभी कभार एक मुल्क में हालात ख़राब हो जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि अपना पैसा एक से ज़्यादा जगह रखें। दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी कभार सियासी इंतकाम होता है, दूसरे इश्यूज़ होते हैं, तो लोग समझते हैं कि कुछ पैसा मुल्क से बाहर होना ज़रूरी है। तो ये रीज़न है मेनली जिसकी वजह से पैसा लोग से बाहर। टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये आज से कुछ साल पहले स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स अकाउंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, तो बहुत बड़े बड़े फिगर्स आ रहे थे, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी। ये कहना ज़रा मुश्किल है, मगर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पाकिस्तानियों के पैसे मुल्क से बाहर होंगे। अलबत्ता ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें से कितने लीगल हैं, कितने। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। इतना पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है और पता नहीं किस तरह इसको वापस लाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि कुछ सोचे और किस तरह ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आ सके तो कमाल हो जाए। जी, बट इट इज़ टाइम फॉर जियो हेडलाइंस, तो लिहाजा हम उसके बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। और पहले जब हम निकल रहे थे तो उसामा बड़े जोशो खरोश में बता रहे थे दुबई का और मेरे जाने का जिक्र कर रहे थे, और खुद नहीं बता रहे। उसामा, आपकी भी कोई दुबई लीक्स में कोई नाम तो नहीं आने वाला? क्यों नैब को मेरे पीछे पड़वाना है? अभी फिशरीज का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है और उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही थी। नहीं, वैसे तो एक मुझे लग रहा है ऐसी क्लास बन गई है कि आपकी बाहर कंपनियाँ होनी चाहिए ओवरसीज़, कोई ना कोई तो आप एक खास क्लास में फॉलो करेंगे, लेकिन मेरी कोई नहीं है। आई नो, मुझे ऐसा लग रहा है, शक है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड डू, कि लोग बड़ा इसको एक सिंबल, स्टेटस सिंबल समझना स्टार्ट हो गई। जी हमारा भी नाम आया है बाहर, कोई इसमें खुशी की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। ऑल्दो उसामा इंसिस्ट करते हैं, मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऑफशोर कंपनी वाले के गलत पैसा हो एंड ऑल दैट। या पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इसलिए हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। पीटीआई के सेनेटर लियाकत रकाई भी ऑफशोर कंपनी के मालिक निकले। पनामा लीक्स पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला अब तहकीकात की तरफ चल पड़े तो ही बात खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन का सरबराह जज होने की शर्त खत्म हो रही है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की बड़ी तजवीज़ मान ली गई। सियासी जमातों के लिए किसी गैर मुतनाज़ शख्सियत पर इत्तफाक करना शायद अब भी इम्तिहान ही रहे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज अमारात की बजाय श्रीलंका में खेलनी चाहिए। पीसीबी के नजम सेठी का प्लान खर्च कम और आमदनी बढ़ाने की जानिब बड़ा कदम होगा। सोने की कार चाहिए, दुबई ऑटो शो में मिल रही है, कीमत सिर्फ $10 लाख। सोने के हार झुमके तो देखे थे, सोने की कार चाहिएगा, फिर वो भी दुबई में है। वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ कुछ चल रहा है भाई, देखते ही मतलब आंखों में डॉलर साइन आ गए थे उसामा के। लेकिन सोचेंगे आप सोने की कार लाएं पाकिस्तान, रखें किधर? मतलब कि छोटी छोटी चीज है ना, जब किसी को पे करना हो थोड़ी सी गाड़ी तोड़ के दे दी। पाकिस्तान में कौन लाएगा? दुबई में ही जिनकी कंपनियां हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है दुबई में, इसीलिए वहां शोर है, वहीं कोई खरीद सकता है, यहाँ कोई नहीं। हम इतना ही सोचते हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम बस पाकिस्तान तक ही सोचते हैं। तो यहाँ जो कहानियां आ रही हैं सामने, कोई नहीं बचा हुआ। पनामा लीक से नए नाम आ रहे हैं और एक और नाम, उस पर हम बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के वजीर सेहत शहराम तरकई के वालिद और सेनेटर लियाकत खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। कंपनी 24 अगस्त 1998 को वर्जिन
आयरलैंड में एम्बेसडर ओवरसीज के नाम से रजिस्टर की गई। सीनियर सहाफी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक शहराम तरकई के वालिद इस एक्टिव ऑफशोर कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं। इस कंपनी का ताल्लुक पाकिस्तानी कंपनी इंपीरियल सिगरेट इंडस्ट्रीज सवाबी से है। लियाकत खान 2015 से 2021 तक सेनेट के रुकन हैं। अब इन्होंने 2021 तक रुकन रहना है और इनकी भी ऑफशोर कंपनी सामने आ गई है और ये एक्टिव कंपनी है। ऐसा नहीं है कंपनी ने काम करना छोड़ दिया है, ये कंपनी अब भी चल रही है। कई कंपनी से जब बात की गई, उनके ओनर से बात की गई जो पीछे छुपे हुए थे, उन्होंने उमर चीमा साहब को ये कहा कि नहीं वो तो बंद हो गई है, खत्म हो गई हुई है, लेकिन ये कंपनी एक्टिव है। सोचें ज़रा, मतलब ये भी चीज़ें रोज़ नए नाम आ रहे हैं, रोज़ नई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की बात हम बता रहे हैं, दुनिया में तो लोगों की रेजिग्नेशंस भी ले रहे हैं। मतलब दुनिया में तो एक और हिसाब किताब चला हुआ है। न्यूजीलैंड की मेरा ख्याल है आप बात करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हमने और भी बहुत सी बातें करनी, उस पर हम जाएंगे न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हुआ। चलिए फिर हम नादिया हुसैन की बात कर लेते हैं, जिनका हमने एक ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू किया और यू हैव टू वॉच इट टू बिलीव। और वो कितनी हॉस्पिटेबल हैं, उन्होंने किस तरह हमें आने दिया अपने घर में, पूरा सैर कराया। एनीवे आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय हाउस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हुमा जी और उसामा। आप लोगों ने नया प्रोग्राम शुरू किया है जियो पाकिस्तान। आइए मेरे घर तशरीफ़ लाइए। जी बहुत बहुत मज़े की बातें होंगी आप लोगों के साथ, तो शुरू करते हैं। आजकल जो है वो जनरली मैं अपना सैलून पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आई एम वेरी प्राउड एज अ यू नो मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन, बट आई फील कि मे बी दैट इज़ माई बिगेस्ट सक्सेस। हमारा फ़ैशन जो है वो एक आम लेवल पे जो फ़ैशन है वो बहुत अरसे से जो है वो प्रोग्रेस नहीं किया है। मैं बचपन में तो बहुत ही यू नो लाइक बहुत ही मैं सीधी सादी बच्ची थी। मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो हिटलर नुमा एक माँ हूँ, तो अगर मैं ज़्यादा ही अपने बच्चों के साथ फ्री हो गई तो फिर वो बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है माँ और बाप का। वेल ग्रोइंग अप जो है वो मेरी माँ के साथ मेरा बहुत यू नो ज़्यादा करीबी रिश्ता था। अब्बू ने जो है वो ज़्यादा यू नो सपोर्ट किया मेरे काम में। सो आई वुड से कि दोनों के साथ, लेकिन करीब जो थी मैं ज़्यादा अपनी मदर की थी। मेरा एक ही भाई है और उसके साथ बचपन में तो बहुत ज़्यादा यू नो बुरे ताल्लुकात होते थे, क्योंकि हम लोग हर वक्त लड़ते रहते थे। वो एक बड़ी बहन वाला जो किरदार है वो मेरे से वो मेरे अंदर से हटता नहीं है। पसंदीदा खाना नॉर्मल जो रेगुलर घर का खाना हो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट। पसंदीदा फिल्म जो क्लासिक्स है जिसमें साउंड ऑफ म्यूज़िक हो गया और किंग एंड आई हो गया, जो म्यूज़िकल बेस्ड जो हमारी फिल्में हैं। आई ऑलवेज़ लाइक टॉम क्रूज़ एज एन एक्टर एंड मुझे हमेशा से यू नो एक वो जो चाइल्ड क्रश होता है वो मुझे हमेशा से था उस पर। और आई थिंक लोकल एक्टर्स में आई रियली लाइक फैसल कुरैशी। और अगर इंडियन एक्टर्स की बात करें तो मुझे आई थिंक रणबीर कपूर। प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी का बैलेंस जो है वो यू नो मतलब उसमें आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जो जिस वक्त में जो चीज़ हो रही होती है उस वक्त आपको उसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अब जो है वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आई वुडंट से कि मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन ये कि जब मैं और ज़्यादा बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे अपनी हेल्थ का डेफिनेटली है कि अल्लाह ना करे जो है वो मैं हेल्थ वाइज मैं कॉम्प्रोमाइज़ हूँ और हेल्थ मेरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। हम अनफॉर्चुनेटली बहुत बेहिस लोग हैं और उसमें अच्छा ये है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरा ये कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कुछ करते नहीं हैं उसके बारे में। कितनी ऑनेस्ट है नादिया एंड आई लव द फैक्ट। उन्होंने कहा मुझे बड़ी हंसी आई बिकॉज होती है ऐसी, होना भी चाहिए कि मैं बड़ी हिटलर नुमा माँ हूँ। ऑब्वियसली आजकल के बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा हिटलर तो बनना ही पड़ता है। कभी आप कहती हैं कि ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अब आप उनकी इस बात को अप्रिशिएट कर रही हैं। और एक खास बात, जब रणबीर कपूर का जिक्र आया तो फिर हुमा और ज़्यादा मुस्कुराएं कि आपकी फेवरेट एक्टर्स में शामिल हैं। सेम टू सेम नादिया, आई फील यू टोटली। मतलब रणबीर कपूर हो या सिद्धार्थ मल्होत्रा हो फॉर दैट मैटर, या इवन फवाद खान, व्हाई नॉट। एक लंबी लिस्ट लग जाएगी कौन कौन आपके फेवरेट एक्टर्स में हैं। बड़ा ही खूबसूरती से उन्होंने सारे घर की हमें सैर करवाई है और मैं हैरान हूँ कि कितने ज़्यादा वो अपने घर पे भी तवज्जो दे रही हैं, बच्चों पर भी, अपने काम पर भी, इतना कुछ कैसे कर लेती हैं। दैट इज़ ट्रू।
हमने वैसे आपको कहा था कि हम आपको उनसे मिलवाएंगे और वो हमारे साथ होंगी। एक्चुअली वो हमें होस्ट कर रही थी क्योंकि उन्होंने हमें अपने घर बुलाया और हम वहाँ गए एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मैं वैसे बड़ा इंस्पायर हूँ, मुझसे एंकरिंग नहीं हो पाती तो वो इतने काम पता नहीं कैसे कर लेती हैं। उसामा, आपको पता है ना, हमने जो इंडियन एक्ट्रेस की बात की, हमें ऐसी ट्वीट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। जल्दी से बताएं आपकी फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन है और एनी एक्ट्रेस। विद्या बालन। You're so sticking to your guns. मतलब मेरे जो कान में सब रौला है ना कि उसामा कोई और नाम ले ले, मतलब there is so many। आलिया भट्ट में भी, हाँ आलिया भट्ट भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आपको मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में वो एक बड़ी स्टार होंगी। अभी वो यंग है, नई आई हैं। तो अभी हमने फिर अब खबर पे चले जाए क्योंकि हुमा को मौका मिल जाए तो वो मुझे मुश्किल में डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो मुल्की हालात हैं उन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है और एक अहम मामला है इलेक्शन कमीशन का। वहाँ पर इस्लाहात की बात तो होती है लेकिन क्या हो रहा है? वज़ीर कानून जाहिद हामिद कहते हैं अब कोई भी सरकारी अफसर या टेक्नोक्रेट इलेक्शन कमीशन का सरबराह या रुकन बन सकेगा। पार्लिमानी कमेटी भी इस पर रजामंद हो गई है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के रुकन के लिए जज होना जरूरी था। भारत समेत और बहुत सारे मुल्क हैं जो समझते हैं कि इंतखाबात कराना इंतजामी काम है, इसलिए जज होना जरूरी नहीं। शायद इस काम में ज्यादा फुर्ती इसलिए भी दिखाई गई है कि अगले माह इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई अरकान 5 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। तो अब इंतखाबी इस्लाहात की बात तो हो रही है लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात और इनमें रिटर्निंग अफसरान के किरदार पर उठने वाले सवालात को कैसे भुलाया जा सकता है? इस हवाले से इमरान खान ने बहुत कुछ कहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इतराज़ात लगाए लेकिन अब कमीशन के इस्लाहात के लिए बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही। इमरान खान क्या कहते रहे हैं आप देखिए और सुनिए। किधर गए, किधर थे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स? रिटर्निंग ऑफिसर्स का इतना शर्मनाक, और ये मैं उनके लिए बड़ा कम नाम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे दिल में है वो उससे ज़्यादा सख्त है। और अब जरा सुनते हैं कि 16 जून 2015 को आसिफ अली जरदारी ने जो अपनी मशहूर मारूफ तकरीर की थी उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतालिक क्या कहा था। आरओ इलेक्शन का मुकाबला मैं नहीं कर सकता और ना मुझे करने की जरूरत है। मुझे ताकत से, प्राइम मिनिस्टरशिप से, प्रेसिडेंटशिप से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी पार्टी से, कौम की और अवाम की खिदमत से सर। इतराज़ात तो बहुत हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, इस्लाहात कहाँ हैं? यही हमारा आज का मौजू है। भारत में गुज़श्ता कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी साबिक सिविल सर्वेंट हैं। इस बारे में एक भारतीय साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जियो न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मेरे विचार में ये काम जजेस का नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड के आदमी का है। एक किस्म का काम है, इलेक्शन करवानी, समय में बंदिश है और उसमें जो भी प्रॉब्लम आए उसको इंस्टेंटली एक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान का ताल्लुक अदलिया के अलावा दीगर शोबों से भी हो, इसलिए कानून साजी की जा रही है। शफाफ और गैर मुतनाज़ा इंतखाबात के लिए यह कदम किस हद तक अहम है ये जानेंगे पिलडैट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब से। पार्लियामेंट का यह फैसला दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान अदलिया के अलावा जिंदगी के दूसरों शोबों से हों, ये बड़ा सवाल है। अहमद बिलाल साहब, क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला है कि दीगर शोबों से भी होने चाहिए इलेक्शन कमीशन के अरकान? जी, मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा फैसला है। हम बहुत अरसे से इसका मुतालबा भी कर रहे थे कि ये बिल्कुल गैर मौजूद बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों इलेक्शन कमिश्नर उनका पस मंज़र अदालती होना ज़रूरी करार दिया जाए। इस वक्त हमारे दस्तूर में कम अज़ कम ये शर्त है। चूँकि इलेक्शन कराना बुनियादी तौर पर तो एक इंतज़ामी काम है, उसके लिए इंतज़ामी तजुर्बा, इंतज़ामी सलाहियत की ज़्यादा ज़रूरत है। अदालती तजुर्बा और अदालती जो सलाहियत है वो इतनी अहम नहीं है। एक आध मेंबर अगर कानूनी बैकग्राउंड का हामिल हो तो उससे काम चल सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए इंतज़ामी सलाहियत का होना ज़रूरी है। इसलिए मेरे ख़्याल में ये जो शर्त हमने अदालती बैकग्राउंड की आयद कर रखी थी, अगर इसको तब्दील कर दें तो ये बहुत मुनासिब होगा और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के अंदर इंतज़ामी सलाहियत बेहतर होने का सबब है। इंतखाबात के लिए ये वक्त मौजू है जबकि इलेक्शन में अभी 2 साल बाकी हैं। जी, ये मेरे ख्याल में बड़ा मौजू वक्त है, बल्कि हकीकत तो ये है कि इससे भी पहले ये इंतखाबी इस्लाहात हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद ये सूरत ये होगी कि अभी पार्लियामेंट के अंदर ये मुसव्वदा कानून आएगा, वहाँ पे भी बहस होगी, फिर उसको पास होने में वक्त लगेगा, फिर उसके बाद जो भी कानून पास होगा उसके लिए इंतज़ामात करने होंगे, तो इंतज़ामात करने में भी काफ़ी वक्त दरकार होता है।
और उसके लिए सियासी तौर पे भी माहौल साजगार नहीं होता जब इंतखाबात करीब आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इंतखाबी मसलहतें आड़े आ जाती हैं और फिर इंतखाबी इस्लाहात उस वक्त नफाज नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भी अगर हम जल्दी से ये कवानीन पास कर लें ताकि उसके लिए इंतज़ामात हो सकें और उसके लिए जो इदारे बनाने हैं, जिन इदारों में लोगों को लाना है, मसला भी हमारे की माजरत चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। वहाँ पर उन्होंने संग बुनियाद रखना है एक बड़े मंसूबे का और उसका संग बुनियाद रखा जा रहा है। 1000 मेगावाट का ये मंसूबा है, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। 2018 में यहाँ से हमें बिजली मिलेगी पाकिस्तान को और कासा 1000 इसका नाम है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ अभी इसका संग बुनियाद रख रहे हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा ये तकरीब है इसके लिए और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा भी उनके साथ हैं। और लीजिए जी, इफ्तिताह हो गया है। ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म मौजूद हैं और जिस तरह उन्होंने कहा है कि 2018 तक हर सूरत में उनकी कोशिश है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और उसके लिए ये कोशिश है। इसको बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है बिजली का और इससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं अफ़गानिस्तान और दीगर मुल्कों को भी फ़ायदा इससे होगा। और वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूद हैं, तुर्कमानिस्तान के भी वहाँ पर सरबराह हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दुशंबे में हैं जहाँ पर ये तकरीब हो रही है और अब से कुछ ही देर पहले जिस तरह वज़ीर आज़म ने ये इफ्तिताह किया है, संग बुनियाद रखा है यहाँ पर इस मंसूबे का, बहुत अहम मंसूबा इसे कहा जा रहा है और इसी बारे में हम आपको बता रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा है, 2 रोज़ा दौरा है। अभी इसके बाद वज़ीर आज़म ने तुर्की भी जाना है। उनका फोकस यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, उसके लिए एक बड़ा मंसूबा शुरू किया जा रहा है। इस पर हमने पहले भी बात की थी। अहमद बिलाल साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, हमें लाइव कट की तरफ जाना पड़ा। बराह रास्त अभी हमने दिखाया वज़ीर आज़म दौरे में मौजूद थे यहाँ पर तुर्कमानिस्तान में। सबसे बड़ा मसला अब यह वज़ीर आज़म के लिए भी आगे भी आ सकता है कि जो भी इलेक्शन होते हैं धांधली का बड़ा शोर मचता है। आप ज़िमनी इलेक्शन करवा लें, आम इंतखाबात करवा लें या बल्दियाती, तो क्या मसला सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का है या इसके अलावा भी आप कुछ तजावीज़ देंगे कि शफाफ इंतखाबात हो सकें, कोई इतराज़ ना रहे किसी को? कानून को बदलने से मसला पूरा हल नहीं होगा। तो अगर आप इंतखाबी इस्लाहात ले आएंगे तो यूँ समझिए कि सफ़र का आगाज़ होगा। असल बड़ा मसला ये है कि हमारे अंदर जो जमहूरी कल्चर है उसका फुकदान है। हम शिकस्त को तस्लीम नहीं करते, किसी दूसरे की जीत को कबूल नहीं करते और हमें अपनी इंतज़ामी स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी एतमाद नहीं है। अब देखिए, हम अपने मुल्क के अंदर हमने अदलिया के बैकग्राउंड के लोगों को इलेक्शन कमीशन में लेके आए, फिर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए भी अदलिया के बैकग्राउंड के लोगों को हम लगाते हैं। ये तब्दील होने की ज़रूरत है। भारत में भी, बांग्लादेश में भी, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं वो असल में रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी और रिटर्निंग ऑफिसर भी। तो हमें बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन के तहत एक बहुत बड़ी मशीनरी क्रिएट कर दें जिसके ऊपर फिर हम काबू ना पा सकें, जिससे हम काम ना ले सकें, तो हमें अपनी इंतज़ामी स्ट्रक्चर के ऊपर भी एतमाद होना चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि हमें अपने अंदर एक जमहूरी कल्चर बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब। उम्मीद करते हैं कि जो आप बातें कर रहे हैं इस पर अमल दरामद होगा। आपने सराहा है कि अब सिर्फ जजेस ही नहीं, दीगर लोग भी, टेक्नोक्रेट्स भी रुकन हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के, ये तो अच्छी बात है, लेकिन दीगर इस्लाहात भी होनी चाहिए ताकि ये खत्म हो। तंग आ जाते हैं लोग कि हर दफ़ा इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचने लग जाता है। ऑन अ मच डिफरेंट नोट एंड परहैप्स अ लाइटर नोट, मुझे वज़ीर आज़म के कपड़े बड़े अच्छे लगे, बड़ी अच्छी टाई थी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये लोग जब बाहर जाते हैं तो कितने अच्छे वेल ड्रेस्ड होते हैं, मतलब टाइयां शाइयां कूट का, मतलब सूट मैंने भी पहना होता है, मैं भी यहाँ सूट पहन कर ही आता हूँ। सब ने देखे वहाँ जितने भी सरबराहान मुल्कत वहाँ पर मौजूद हैं सब ने सूट पहन रखे हैं, तो मैं भी इसीलिए अच्छी तरह अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। आपको याद है ना कल HSY ने क्या कहा मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी ड्रेसिंग है आपकी। हाँ, लेकिन देखिए जरा टाई आप उनकी देखें और अपनी देखें। आई मीन नो ऑफेंस टू यू सामा, लेकिन एक तो आपने जब से मुझे कहा है ना कि आपकी कोई दुबई लीग्स में कोई ऑफशोर कंपनी और कुछ भी नहीं है, तो मुझे आपकी टाइयों और सूटों पे भी इतना कोई एतबार नहीं रहा। उसकी कोई परवाह नहीं है कि पनामा लीक्स के बारे में क्या हो रहा है, क्या रही है। उनका फोकस मुझे लग रहा है कि ये कब बिजली यहाँ शुरू हो जाएगी। जिस तरह जितने गौर से देख रहे हैं लग रहा है कि उनका दिल चाह रहा है कि फौरन से बिजली बनना शुरू हो जाए, पाकिस्तान पहुंच जाए, लेकिन अभी इंतजार कुछ। और इसीलिए आपने देखा था कि उन्होंने वो पेचकस उठाया भी हुआ था। डिड यू नोटिस दैट? अच्छा वो ओपनिंग थी, आई एम जस्ट किडिंग, वो एक उनकी सेरेमनी थी, लेकिन आई सॉ दैट, तो वो लग रहा था जैसे पेचकस टाइप है, अच्छा अंदाज था। लेकिन लेट्स गो बैक टू दुबई। और दुबई
दुबई क्यों का नहीं, बोल मतलब वो जो गाड़ी हफ्ता इंतजार कर लें आप। उसामा बस करें, आपने कंपनियां बनाई हुई हैं उधर, मुझे कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे थे कि दुबई में एक ऑटो एक एग्जीबिशन हो रही है, वहाँ सबसे महंगी तरीन दुनिया की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ असेंबल हुई हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं, ओनली इन दुबई, आई टेल यू। और ये खास तौर पे जो कार हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें $10 लाख वर्थ ऑफ गोल्ड यानी सोना लगा हुआ है। उसामा जरा चेकआउट करें कि कितनी खूबसूरत है। मुझे लग रहा है कि इसको कोई खरीद तो सकता नहीं है, इसीलिए बस लोग जो गए होंगे वो बस तस्वीरें बना रहे होंगे और इसको देख रहे होंगे। ये सोना गाड़ी के ऊपर कितनी, इसके लिए भी शायद गार्ड्स भी बहुत ज्यादा चाहिए होंगे। हाँ, बड़ी कशीदाकारी हुई है इसके ऊपर, देखें ये सिर्फ गोल्ड एम ही नहीं कि थप्पा थप्पा है, मतलब मतलब गाड़ी जब ये तैयार हो गई, ये फैक्ट्री में या जो भी जिस जगह भी प्लांट में तैयार होगी, उसके बाद ये फिर किसी सुनार के पास गई होगी जिन्होंने इसके ऊपर पूरा सोना लगा दिया। सारी सुनार कह के आपने मतलब बात को खत्म कर दिया। अच्छी भली गाड़ी थी, इसके साथ सोचें कितने गार्ड्स होंगे इस गाड़ी को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे तो अकेले तो मुझे नहीं लगता है किसी ने खरीदनी है, सिर्फ ये शो था और वहाँ दिखाने के लिए गाड़ी। अच्छा, हमने शुरू में देखा था और बात की थी तलत हुसैन साहब से, और लाइव रिपोर्टिंग कितनी खतरनाक भी हो सकती है, इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे और अपने एक रिपोर्टर से सुनेंगे कि हाउ डेंजरस इट कैन गेट। अच्छी बात आपको बताएं, हम बड़े खुश हैं क्योंकि ट्वीट्स आ रही हैं, लोग फेसबुक पे हमें देखते हैं, हमसे रब्ता करते हैं और हम वो शामिल भी कर रहे हैं। तो क्या बात एंड जस्ट टू टेल यू कि हम लोग वो पढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे फ़ोन हैं। और अभी अभी एक ट्वीट आई है यावर सलीम की, जिन्होंने पूछा है कैसे पूछ लिया वैसे यावर, मुझे ये समझ नहीं आई। उसामा, अगर आपको फिल्म या ड्रामा में काम करने का मौका मिले तो क्या आप करेंगे? ये उन्होंने पूछा कि अगर उसामा को, मतलब ये जो साथ बैठे हुए हैं मेरे, इनको अगर ऑफर आए तो हम करेंगे कि नहीं? उसामा बताएं। अच्छा, मेरे से तो सवाल हो गया तो मैं बताऊं कि मैं इजाज़त मिलने पर रोल देखूंगा क्या है और उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं कर सकता हूं। मैंने कॉलेज में की एक्टिंग, सबसे पहले तो इजाज़त बीवी, टेलीविजन पर जब ट्राई की तो इजाज़त बीवी की, इदारे की और बहुत अच्छा, बीवी की इजाज़त नहीं, और नहीं उसकी इजाज़त की जरूरत नहीं, इजाज़त है, मगर मैंने जब ट्राई की तो उसके बाद सुन तो लेना, उसके बाद कभी ऑफर ही नहीं हुई। ऑब्वियसली वो हमें पता है ना, जब आपने पहली बार एक्टिंग की उसके बाद दोबारा आपको ऑफर नहीं, दैट मीन्स समथिंग। और दूसरी बात ये है कि जरा एक्टिंग देखो कितने पिकी हो रहे हैं, अभी ऑफर आई नहीं है कि मैं देखूंगा कि क्या रोल है। मुझे डर लगता रहता है कि कंट्रोल रूम में जो हमारे इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं ना, किस दिन कह देंगे एंकरिंग आपसे नहीं हो रही, आप जाएं कुछ और काम कर लें। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि इस दिन वो ना हो मेरे साथ जो न्यूजीलैंड के वजीर आजम के साथ हो गया है। पनामा लीक्स में नाम आने पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम को ना सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि इन्हें पार्लियामेंट से भी बाहर निकाल दिया गया है। स्पीकर ने साफ कहा कि जॉन की को कोई नहीं, इनको रियायत नहीं दी जा सकती। इन्हें कई बार खबरदार किया गया था कि वो अपना चैम्बर छोड़ दें, लेकिन उन्हें हिदायत पर कान नहीं धरा। जब वो सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट थे तब भी 3 मुख्तलिफ औकात में इन्हें चैम्बर से निकाल दिया गया था। The Prime Minister will leave the chamber. When I stand to my feet, it happened yesterday, I gave him fair warning. When I stand to my feet and call for order, he is to be treated no differently to any other member in this house. आप सुन रही हैं? मैं डर गई हूँ, उसने किस तरह कहा है कि when I tap my feet, हाँ, प्राइम मिनिस्टर will leave the chamber। हमें ना कहो, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसामा, ये मुल्क देखें जरा, मतलब यहाँ शक की बिना पे चीजें इधर उधर हो जाती हैं। साथ ब्रेकिंग जो चल रही है वज़ीर आज़म की चल रही है कि कासा 1000 को उन्होंने इफ्ताह कर दिया। तो कल वज़ीर आज़म ने भी, कल जुम्मा है, पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने भी 7 सवाल उनके जवाब देने हैं। तो देखें न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ है। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होगी। लेकिन कितनी अजीब बात है, किस तरह वो बोल रहे थे कि कोई रायत नहीं आपके साथ हो सकती, मैंने कह दिया साफ साफ, निकल जाए आप। मैं मतलब ऑनेस्टली वैसे मैं इन अ वे मैं एडमायर करती हूँ दैट हाउ दे मीन बिजनेस। जब उन्होंने कुछ कहना होता है तो उसके बाद नो डिबेट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, लीव। और तो उनके साथ तीसरी दफा हुआ है। और एक और बात आपको बता दूं, 2 वज़ीर आज़म पहले भी ऐसे रहे हैं न्यूजीलैंड में जिनके साथ ये सलूक हो चुका है कि उनको पार्लियामेंट से जाएं जी। तो यानी उनका सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये तो हुआ है जो लोग रहनुमा होते हैं, सियासतदान होते हैं, उनके साथ। बाज़ औक़ात हम जैसे लोगों के साथ जो कुछ हो जाता है, आप यकीन नहीं करेंगे क्या क्या होता है। ये हमारे रिपोर्टर्स की फ्रेटर्निटी के देखें, ये रिपोर्टिंग कोई आसान काम नहीं है। तलत हुसैन ने भी हमें बताया। और फिर ज़रा ये भी देखें ज़रा दुनिया में किस किस सर्कमस्टांसेस के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है।
वो चीख से ही डर गया था, चीख पहले आ गई थी, मुनासिर बाद में आए। मैं कहा शायद पीछे से कंट्रोल रूम में कुछ। उसामा, मुझे ऐसी ना ये चीज़ें, मुझे ये सरप्राइजेस और ये शॉक्स नहीं पसंद। वैसे तो आप कहती हैं मैं बड़ी बहादुर हूँ, कभी टायर चेंज कर रही है गाड़ी का, दरख्तों पर चढ़ रही हैं। जब मैं इरादा करके कुछ करती हूँ तो फिर ठीक है, अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो Marnie, who's a little bit excited. that are being judged today. इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है को संभालना। और लोग और उसे देखो कि वो किस तरह भागा। इनका मुर्गे का साइज भी तो आप देखें ना किस तरह। अच्छा वो पीछे भाग रहे उसने फन भी खैर बनाई है, ये अच्छा तरीका था, भाग जाओ। Oh God, this is so not funny. देखिए वैसे बिल्ली जो है ना एक अच्छा नहीं जी, उनको नहला दिया उन्होंने, नहीं इससे तो परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा कि इनको लगा कि इनको नहाने की जरूरत है तो इस वजह से। Oh man, उसामा ये आप कह रहे हैं कि परेशान होने की बात नहीं है? देखिए उनको उसकी बोटा खोल दिया। ये शुतुरमुर्ग को वो बहुत अच्छी लगी है। देखा भी है उस तरफ उसको वो अच्छी लग रही है ना, इसलिए उन्होंने लगा शायद खाने की चीज है। मैं आपको बता दूं कि ये मतलब हमें देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, फनी लग रहे हैं, लेकिन आई वुडंट वांट कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूं। सांप भी और उसने था हुमा की मैंने एक तस्वीर देखी हुई है सांप के साथ। या तो आप इतना घबराती नहीं है? हाँ मतलब मैं इतना नहीं घबराती, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। मैं पहले आपको पता होगा कि वो उसमें सांप का जहर निकाला हुआ है, खुद उठा के पहना था, तो लिहाजा वैसे हमारे पास पिक्चर होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है लड़कियों भेजूं कोई तस्वीर तो आप लोग दिखा दें थोड़ी देर में। हम फेसबुक और ट्वीट करते हैं अभी आपको तस्वीर, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कितनी बहादुर हूँ। उफ, क्या सांप को इतने गजदे को उठा लेना जो बहादुरी की अलामत है। लेकिन एनीवे ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, लगता है कभी कभार के कोई हार्ट अटैक टाइप हो रहा है, कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए। लेकिन मैं आपको ये अभी बताना चाहती हूँ कि आम तौर पर समझा जाता है कि ब्लड प्रेशर में इजाफा जो है वो साफ साफ मतलब यही है कि आपको दिल की कोई बीमारी है। लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं ये पूछते हैं हम अपने कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर हमीद। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि क्या ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूरी है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये कोई बीमारी की अलामत है? आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है ब्लड प्रेशर का। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ एक मैं उसे बीमारी कहता हूँ हो गई है, और वो ये हो गई है कि हम ब्लड प्रेशर एपरेटस ख़रीद लेते हैं, कोई तोहफे में दे देता है, और फिर हम हर वक्त ब्लड प्रेशर अपना मेजर करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली कार की इंजन की तरह होता है। जैसे कार चलती है, तेज़ चलती है तो इंजन भी तेज़ चलता है, तो इसी तरह से जब हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या हमें गुस्सा आ जाता है या इवन खाना खाया होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर्स रिलेटिवली ऊपर जा सकते हैं। 24 घंटे में नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स वेरी करते हैं, उनमें उतार चढ़ाव होता है। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इस तरह से लाइट ये भी बताएं कि ये कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ये वाकई बीमारी है? ब्लड प्रेशर बढ़ा होना और कंटिन्यूसली बढ़ा होना कि जो आपके सारे के सारे ब्लड प्रेशर्स हैं वो 140/90 से ऊपर आ रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर डिजीज़ फॉर्म अख्तियार कर लेता है और वो रिस्क फैक्टर जो है दिल के लिए बन जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी तशख़ीस प्रॉपरली हो। ऐसे ही चलते फिरते हम घर में ब्लड प्रेशर चेक करके ये नहीं कहें कि ब्लड प्रेशर जो है हमारा बढ़ा हुआ है। शूट करना जहाँ तक ब्लड प्रेशर, बिल्कुल अगर मैं गुस्सा करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी या मैंने कॉफ़ी पी होगी या चाय ली होगी या इवन स्मोकिंग की होगी तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वो होता है जो 24 घंटे में ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, इवन अगर आप सो रहे हों, और वो ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का और उसको कंट्रोल करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी तसल्ली होगी कि हर दिल का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने का ये अलामत नहीं है कि आपको बहुत ही कोई सीरियस बीमारी है। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब ने जो कही, जो कि मैं आपको दोबारा दोहराऊंगी, अपने घर में ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती है, एपरेटस होता है, वो ज़रूर रखें। ख़ासतौर पर अम्मी अब्बू किसी के को भी ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर रोज़ बाय अपॉइंटमेंट आप चेक करना स्टार्ट हो गया। अपने आप को इतनी टेंशन मत दे, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन
इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड, इसलिए आप ज़रूर ये चीज़ें ज़रूर घर में रखें, लेकिन डोंट गेट हुक्ड ऑन टू इट। है उसामा? क्या बड़ा अच्छा किया आपने, पहले आपने लोगों को डरा दिया, वो दिखा के मनाजिर, उसके बाद बताया कि घबराए नहीं, ब्लड प्रेशर अगर आपका ऊपर चला गया तो 24 घंटे अगर मुसलसल जा रहा है तो फिर मुझे भी कई दफ़ा ऐसे लग, किसी भी बीमारी के बारे में सुनूं कि सिम्टम्स ये होते हैं तो बाज़ वक़्त इंसान के ज़हन में ख्याल आने लग जाता है मुझे बीमारी नहीं है। ये ही नहीं करना, ये आपने बहुत अच्छा किया, आई अप्रिशिएट दैट कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 24 घंटे मुसलसल अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है तो फिर है, तो अब मुझे पता लग गया, अब मैं तसल्ली रखूंगा और उन लोगों दूसरे लोगों को भी चाहिए कि परेशान ना हो, सेहत का ख्याल रखें। लेकिन पानी हमने बहुत ज़्यादा बोल लिया, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और ब्रेक में क्या बातें हो रही थी थोड़ी आपसे हम शेयर कर लेंगे कि बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी, और क्या हो रहा था वो ज़रा स्क्रीन पर आ जाए तो फिर मैं आपको दिखा दूं क्या हो रहा था। They had to do this to me. अच्छा जी, मैंने आपको कहा था ना कि हुमा ने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कहते हैं बड़ी बहादुर है। ये देखें, ये एक अज़दहा है जो हुमा ने उठा रखा है, और आप घबराई हुई तो नहीं लग रही, लेकिन चश्मा क्यों पहना? लेकिन आपने प्रॉक्सिमिटी देखी है, क्लोजनेस देखी, हमारी गप्पें चल रही है, बड़ी हार्ट टू हार्ट चल रही है, मतलब ये फेस है ये, मतलब इस, और उसामा थैंक यू वेरी मच, ले अज़दहा कह के तो आपने स्नेक को और भी बड़ा रुतबा दे दिया, क्योंकि इस पर हम आगे भी कोई बात करेंगे किसी शो में, आपके इस तरह के जो कर्तव्य हैं और हैं। तो अभी बात करनी है हमें क्रिकेट पर। श्रीलंका में भी गालिबन सांप होते हैं। बहरहाल नजम सेठी साहब क्रिकेट बोर्ड के एक अहम शख्सियत हैं, पीसीबी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज श्रीलंका में खेलने पर गौर करें हैं। वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पीसीबी का ज्यादा पैसा खर्च होता है, अगर श्रीलंका में सीरीज कराई तो ठीक ठाक रकम की बचत होगी। नजम सेठी साहब के बकौल अगर होम सीरीज में भी 4 पैसे हाथ ना आए तो फायदा। नजम सेठी ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश होगी कि अगली पीएसएल का फाइनल लाहौर में खेला जाए। कमाल हो जाएगा अगर बाकी लाहौर में पीएसएल आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, कितनी बड़ी बात होगी, कमाल हो। सब लोगों को इंतजार है और उसकी कोशिशें, इसका मतलब है, हो रही हैं। तो नजम सेठी साहब आप छा जाएंगे अगर ये कोशिश आपकी कामयाब हो गई। सबको इंतजार है कि पीएसएल इतनी कामयाब रही है, अब वो पाकिस्तान आ जाए तो कितना ही अच्छा हो। That would be so much fun. I can't wait कि ऐसा हो। लेकिन आज कुछ लोगों ने एतराज़ किया है हमें ट्विटर पे कि आज आपने कोई म्यूज़िक ही नहीं डाला अपने शो में, तो लिहाजा ये लीजिएगा म्यूज़िक, ये ज़रा देखें। और ये है एक नई मूवी जो कि रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है उड़ता पंजाब। उसामा उड़े, अच्छा ओके सॉरी ना उड़े, सॉरी, उड़ता पंजाब और आलिया भट्ट है, ज़रा देखें, बड़ा अच्छा गाना है, वेरी नाइस। जीदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, वो साद मुरादी सोनी फबत गुम है, गुम है, गुम है। बॉलीवुड की बात की तो भारत से एक खबर, आईसीसी के नए चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं शशांक मनोहर। बीसीसीआई की तरफ से अब उनके लिए कामयाबी है कि आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो भारत का रोल और बढ़ गया। आईसीसी में बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं शशांक मनोहर। पहले ही कहा जा रहा है कि बिग 3 जो है उनका बड़ा रोल है अब आईसीसी में, लगता है और बढ़ रहा है। शशांक मनोहर अब बन गए हैं चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। एक बड़ी खबर थी क्रिकेट से जो हमने आप तक पहुंचाई है, और फिर आपको हम डिस्टर्ब नहीं करते, गाना ही सुने। मैं जब कोई गाना शाना मतलब मैं कोई कर रही होती हूँ ना, अपनी कोई खबर बीच में डाल लेते हैं, लेकिन एनीवे खबर नहीं रुकेगी जियो पाकिस्तान में। दिस इज अ रैप फॉर टुडे। मैं आपको बताऊं कि कल बड़ी खबर जो उसामा ऑलरेडी देख चुके हैं कि पार्लियामेंट में वजीर आजम होंगे और बड़े सवाल जवाब होंगे उनसे, सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू फॉर टुमारो। कल हफ्ते का आखिरी शो होगा तो कहीं मत जाएगा। 9 बजे हम आपसे यही मिल रहे होंगे जियो पाकिस्तान में। और अभी देखें आप जियो हेडलाइंस। बाय।